हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। लाइट वाला चैप्टर हमने चालू कर रखा था और प्रकाश की एक घटना हमने पढ़ी है अब तक। इस चैप्टर में हमने अब तक पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन किस में होता है? परावर्तन होता है दर्पण के अंदर। परावर्तन किस में होता है? दर्पण। फिर हमने दर्पण पढ़ा। दर्पण के दो टाइप होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण पढ़े। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों का निर्माण, चिन्ह परिपाटी, दर्पण सूत्र। उसके बाद हमने पढ़ा आवर्धनता, कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए। अब देखो इस चैप्टर का सेकंड पड़ाव चालू हो रहा है। सेकंड पड़ाव से मतलब ये है, इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था, एक प्रकाश का परावर्तन और एक प्रकाश का अपवर्तन। तो वहां से चालू कर रहा हूं अपवर्तन। देखो आज की जो क्लास रहेगी वो भी यही है, अपवर्तन। अब अपवर्तन क्या चीज है? अपवर्तन भी एक प्रकाश का गुण है। अपवर्तन भी एक प्रकाश का गुण है और परावर्तन और अपवर्तन में थोड़ा सा फर्क है। देखो कैसे। परावर्तन का मतलब, जैसे मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। ये दर्पण है, ऐसे मान लो ये अवतल दर्पण है और ये है लेंस। ये है लेंस। यहां से प्रकाश की किरण डाली, आपतित किरण टकराकर वापस आई। कौन सी किरण हुई? परावर्तित। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर गिरती है तो टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है। जिस दिशा से आ रही है ना, वापस उसी दिशा में क्या हो रही है? लौट रही है। तो यहां पर जो वस्तु है वो कौन सी वस्तु है? अपारदर्शी। और अपारदर्शी वस्तु क्या है यहाँ पे? वो है दर्पण। लेकिन अपवर्तन का मतलब ये होता है कि प्रकाश की किरण आएगी लेकिन टकराकर वापस नहीं जाएगी। प्रकाश की किरण आ रही है लेकिन वो इसमें से आर पार निकलती है। परावर्तन अपवर्तन का सीधा सा मतलब यही है। परावर्तन का मतलब प्रकाश की किरण गई, टकराकर वापस आई। अपवर्तन का मतलब प्रकाश की किरण जाएगी लेकिन अपने पाथ या अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। ये प्रकाश की किरण आई और ये अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित। विचलित का मतलब ये है कि ऐसे आ रही ना तो इसको सीधा निकलना था ऐसे, लेकिन अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित। लेकिन ये भी नोटिस करो, ये वापस नहीं जा रही। मतलब परावर्तन में प्रकाश की किरण वापस आती है, अपवर्तन में प्रकाश की किरण आर पार निकलती है। तो सीधा सा आप सोच सकते हो, परावर्तन के लिए अपारदर्शी वस्तु चाहिए लेकिन अपवर्तन के लिए कैसी वस्तु चाहिए? पारदर्शी। और पारदर्शी वस्तु या तो कांच है या फिर लेंस है। तो अपवर्तन किस में होता है? या तो कांच में या लेंस में। परावर्तन प्रकाश की किरण गई, टकरा कर आई, वो पारदर्शी वस्तु है दर्पण। अपवर्तन प्रकाश की किरण जाएगी लेकिन सीधी नहीं निकलेगी, अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है लेकिन वापस नहीं आएगी। इसके लिए मैं कौन सी वस्तु चाहिए? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। और पारदर्शी वस्तु दो ही होती है, या तो कांच या फिर लेंस। तो डिटेल से पढ़ते हैं। देखो अपवर्तन पूरा, इसका मोटा मोटा मतलब तो समझा दिया मैंने। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। देखो, जब प्रकाश की कोई किरण, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अपने पथ से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है और प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं, या अपवर्तन कहलाती है, या अपवर्तन कहते हैं। और हमें यह भी पता है कि किरण वापस नहीं आ रही, इसका मतलब वस्तु क्या है? पारदर्शी। और अपवर्तन किस में होता है? या तो कांच में या फिर लेंस में, या तो कांच में या फिर लेंस में। अब एक
चीज नोटिस करना आप, यहां पर मैंने दो माध्यम लिए, देखो एक माध्यम ये रहा और दूसरा माध्यम ये रहा। ये माध्यम का क्या मतलब है? माध्यम का मतलब ये है कि प्रकाश की किरण एक ही माध्यम में तो चलती नहीं है। देखो माध्यम क्या हो सकता है, पहले मैं आपको गिनवा दूं। वायु माध्यम हो सकती है, जल माध्यम हो सकता है, जिसमें से प्रकाश की किरण आर पार निकल सकती है ना, दैट इज कॉल्ड मीडियम, उसे हम क्या बोलते हैं? माध्यम बोलते हैं। तो वायु में से प्रकाश की किरण निकल सकती है, कांच में से प्रकाश की किरण निकल सकती है, जल में से निकल सकती है, केरोसिन में, तारपील में, CS2, डायमंड में, इन सब में प्रकाश की किरण क्या कर सकती है? एंटर कर सकती है। ठीक है, तो ये सब माध्यम है। तो जब भी अपवर्तन पढ़ा जाता है, दो माध्यमों के बीच पढ़ा जाता है। जैसे मान लो माध्यम फर्स्ट वायु है और माध्यम सेकंड है जल, तो प्रकाश की किरण का वेग वायु में कितना था, प्रकाश की किरण का वेग जल में कितना है, प्रकाश की किरण की स्पीड, प्रकाश की किरण की डायरेक्शन वायु में कितनी थी, और प्रकाश की किरण की डायरेक्शन जल में कैसी होगी। तो दो माध्यम के बीच क्या पढ़ा जाता है? अपवर्तन। जैसे मैं दो माध्यम बनाऊं, ध्यान देना, पहले मैं सिर्फ अपवर्तन का मतलब समझा रहा हूं। ये दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली लाइन, ये जो इसके ऊपर वाला माध्यम है, ये मान लो M का मतलब है मीडियम, मीडियम का मतलब माध्यम, ये है माध्यम फर्स्ट, और मान लो ये जल है, ये क्या है? जल भरा हुआ ऐसे, ये लो, यहां पर हमने माध्यम सेकंड क्या ले रखा है? ये है मीडियम सेकंड। माध्यम फर्स्ट कौन है? वायु। माध्यम सेकंड कौन है? जल। अब यहां से मान लो कोई लाइट का सोर्स है जिसमें से प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण चल रही है, किस में चल रही है? माध्यम फर्स्ट में। माध्यम फर्स्ट क्या है? वायु। लेकिन अब ध्यान देना, डेफिनेशन पर आओ, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, प्रकाश की किरण पहले माध्यम में चल रही है, किसमें? वायु के अंदर। अब एक माध्यम से दूसरे में जाने वाली है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। दैट इज द मेन वर्ड ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। विचलित हो जाती है मतलब दिशा चेंज हो जाती है उसकी, और स्पीड भी चेंज हो जाती है। तो होना तो क्या चाहिए था? ये प्रकाश की किरण सीधी निकलती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सीधी इसलिए नहीं निकल सकती क्योंकि माध्यम बदल गया, माध्यम बदल गया। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधी जा रही है, लेकिन अब ये ऐसे हो गई, प्रकाश की किरण थोड़ी सी ऐसे हो गई। तो देखो इसकी एक्चुअल पोजीशन है, जो इसका एक्चुअल पाथ है वो तो ये है, प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो अपने पथ से क्या हो गई? विचलित। तो ऐसा क्यों हुआ? प्रकाश की किरण सीधी क्यों नहीं निकल पाई? अपने पथ से विचलित इधर उधर क्यों हो गई? क्योंकि माध्यम चेंज हो गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, आप एक पक्के फर्श पर दौड़ रहे हो, एक पक्के फर्श पर दौड़ रहे हो, सामने से रेतीली मिट्टी आ जाए या दलदल आ जाए, तो क्या वही स्पीड रहेगी? नहीं, स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? चेंज। और डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप बिल्कुल स्पीड से दौड़ के जा रहे हो, दलदल आ गई, दलदल ने स्पीड कम कर दी और आपको इधर धकेल दिया। तो माध्यम चेंज होते ही प्रकाश की किरण का वेग भी कम हो जाता है और प्रकाश की किरण की दिशा भी बदल जाती है। दो चीजों पर नोटिस करना है, प्रकाश की किरण का वेग, प्रकाश की किरण की दिशा, डायरेक्शन ऑफ लाइट रे एंड स्पीड ऑफ लाइट रे, दो चीजों का ध्यान देना है। तो देखो अब डेफिनेशन देखो, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसका पथ तो ये है, लेकिन अपने पथ से क्या हो गई? विचलित। देखो अब ये गैप लग गया, ये गैप दिख रहा है आपको? मतलब इस जल ने प्रकाश की किरण को इतना इधर धकेल दिया। ये है अपवर्तन, इस चीज को बोला जाता है अपवर्तन। और ध्यान रखना, अपवर्तन हमेशा दो माध्यमों के बीच पढ़ा जाता है, जिसमें एक माध्यम विरल होता है और एक माध्यम सघन होता है। ये भी समझ लो, एक माध्यम तो विरल का मतलब होता है बिल्कुल हल्का माध्यम, जिसका घनत्व बहुत कम होता है, और सघन मतलब गाढ़ा गाढ़ा, जिसका माध्यम क्या होता है? जिसका घनत्व क्या होता है? ज्यादा। विरल का मतलब होता है कम घनत्व वाला, कम घनत्व वाला, और सघन का मतलब होता है अधिक घनत्व वाला। जैसे मैं बात करूं वायु और जल की, तो वायु विरल है
क्योंकि वायु का घनत्व कम होता है। वायु प्रकाश की किरण को ज्यादा नहीं रोक सकती, ज्यादा उसकी दिशा नहीं बदल सकती, ज्यादा उसकी स्पीड को कम नहीं कर सकती। मतलब वायु में से प्रकाश की किरण आसानी से निकल कर आ सकती है। हल्का है वायु। वायु कैसा माध्यम है? हल्का। जबकि जल कैसा माध्यम है? सघन। वो आप ऐसे चेक कर लो। एक तो आप वायु में अपना हाथ घुमाओ, क्या हवा ने आपके हाथ को रोक रखा है? क्या नहीं रोक रखा, क्योंकि वायु का घनत्व क्या होता है? कम होता है। हम आराम से हाथ चला सकते हैं। जब हमारा हाथ वायु में चल सकता है तो प्रकाश की किरण भी आराम से वायु में से निकल कर आ सकती है। क्या आप अपना हाथ ऐसे कांच में घुमा सकते हो या फिर जल में घुमा सकते हो? जल में घुमाएंगे लेकिन जोर आएगा, क्योंकि जल का घनत्व है वायु की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। ऐसे ध्यान रखना, एक माध्यम होता है विरल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं फिर से बोल रहा हूं, नोटिस करना, आगे काम आएगी। एक माध्यम होता है विरल, एक माध्यम होता है सघन। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि माध्यम फर्स्ट विरल ही हो। अगर प्रकाश की किरण हम जल और कांच के माध्यम में देख रहे हैं तो जल पहला माध्यम हो गया, कांच कौन सा माध्यम हो गया? सेकंड माध्यम हो गया। तो जल का घनत्व कांच के घनत्व से कम होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि माध्यम फर्स्ट विरल हो या माध्यम सेकंड सघन हो। अगर प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण जल से वायु में जा रही है तो जल माध्यम फर्स्ट हो गया। और किस में से किस में जा रही है? तो जिसमें आ रही है वो पहला माध्यम, जिसमें से निकल रही हो सेकंड माध्यम। लेकिन जिसका घनत्व कम होता है वो कौन सा माध्यम? विरल। जिसका घनत्व अधिक होता है वो कौन सा माध्यम? सघन। एक मीडियम रेरर होता है, एक मीडियम डेंसर होता है, अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंस ऑफ इट्स डेंसिटी ऑफ मीडियम। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? इनके घनत्व के ऊपर। ये लो, ये था किसका मतलब? अपवर्तन। अब मैं क्या करने वाला हूं, दो माध्यम लेकर अपवर्तन को पूरा समझाने वाला हूं। ये तो सिर्फ मैंने अपवर्तन का मतलब समझाया है कि ऐसे ऐसे अपवर्तन होता है। ये प्रकाश की घटनाएं दो माध्यमों के बीच चलती है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में घुसेगी तो अपने पथ से क्या हो जाती है? चलिए, अब हमें पूरी चीजें देखनी है कि ये इधर ही क्यों आई, इधर क्यों नहीं जा रही, कौन कौन से कोण बन रहे हैं, स्पीड कितनी कम हो गई, वो हम एक प्रयोग के साथ पढ़ने वाले हैं। ध्यान देना। देखो, एन एक्सपेरिमेंट ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन को प्रदर्शित करने वाला एक प्रयोग। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक आयताकार ग्लास का स्लैब लेना है। कांच की आयताकार पट्टी आती है ना, टेबल पर रखी जाती है। कई बार देखा होगा ऑफिस के अंदर टेबल पर रखी रहती है कांच की पट्टी, वो ग्लास का स्लैब है। तो वो लेना है हमें आयताकार। तो देखो एक बार मैं बना देता हूं। ये रेक्टेंगल शेप का मतलब आयताकार आकृति का क्या है? ग्लास का स्लैब। ठीक है, इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, इस वाली सरफेस को, क्योंकि ये पृथक्कारी पृष्ठ है, ये दो माध्यमों को बांटने वाली सतह है। तो ये भी दो माध्यमों को बांटने वाली सतह है। दैट इज कॉल्ड सेपरेटेड सरफेस एंड इट्स कॉल्ड इन हिंदी पृथक्कारी पृष्ठ। ये लो, नाम दे दो P Q R S, P Q R S। सर्वप्रथम हमने P Q R S एक आयताकार कांच का टुकड़ा लिया या स्लैब लिया। अब इसके ऊपर जाओगे ना, अब यहाँ पर हवा भरी है। हवा भरी क्या है? एनवायरमेंट में हवा ही होती है। तो ये है माध्यम फर्स्ट, माध्यम फर्स्ट। और माध्यम फर्स्ट क्या है? वायु। माध्यम फर्स्ट क्या है? वायु। ये क्या है? ग्लास है। ये है माध्यम सेकंड, माध्यम सेकंड। और माध्यम सेकंड क्या है? ग्लास मतलब कांच। ये है माध्यम सेकंड। अब ये जो सतह है, ये जो क्यूआर सतह है,
ये एक पृथककारी सतह है। पृथककारी का मतलब इस सतह ने दो माध्यमों को क्या कर रखा है, बांट रखा है। ऊपर वाला माध्यम वायु है, नीचे वाला माध्यम कांच है, दोनों को पृथक कर रखा है इसने। तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ, ऊपर वायु है ना, वायु कांच पृष्ठ, वायु कांच पृष्ठ। तो नीचे वाली सतह कौन सी हुई, पहले माध्यम कांच आ रहा फिर वायु, तो इसका नाम हो गया कांच वायु पृष्ठ, कांच वायु पृष्ठ। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, दो माध्यमों के बीच में अपवर्तन देखना है। तो सबसे पहले एक प्रकाश का स्रोत लो, उससे एक आपतित किरण निकालो। मान लो कोई टॉर्च वगैरह कुछ भी हो, यहां से एक आपतित किरण डाली किसके ऊपर, वायु कांच पृष्ठ पर। ये लो, यह आपतित किरण डाली इसके ऊपर, और मान लो इस आपतित किरण का नाम है ए बी। इस किरण का क्या नाम है, ए बी। अब देखो ये जो ए बी कांच की किरण है, ये हवा में चल के आ रही है, वायु में चल के आ रही है कि नहीं आ रही, एक माध्यम में चल रही है ये। अब एक माध्यम से कौन से माध्यम में जाने वाली है, दूसरे माध्यम में, तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। लेकिन उससे पहले हमें इस क्यू आर पृष्ठ के ऊपर, इस क्यू आर पृष्ठ के ऊपर 90 डिग्री के कोण पर एक अभिलंब डालना है। तो यहां से एक अभिलंब डाल दिया, ये लो, किस पर डाला, क्यू आर सतह पर, और माना ये अभिलंब पॉइंट ओ पर डाला गया है, पॉइंट ओ पर डाला है, और अभिलंब का नाम है एम और एम डैश, एम और एम डैश। देखो समझना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रकाश की किरण एक माध्यम में चल रही है मतलब वायु में चल रही है, माध्यम सेकंड में आने वाली है मतलब कांच में आने वाली है। तो बताओ ये सीधी तो निकलेगी नहीं, सीधी निकली तो फिर अपवर्तन का क्या मतलब हुआ। तो ये प्रकाश की किरण इधर जाएगी कि इधर आएगी, ये सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है। तो ध्यान देना, पहले आप माध्यम सेलेक्ट करो, कौन सा सघन है कौन सा विरल। तो अभी भी मैंने बताया वायु कौन सा माध्यम होती है, विरल। क्यों, क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है, कम। किसकी तुलना में, जो माध्यम सेकंड है, माध्यम सेकंड क्या है, ग्लास, और ग्लास कौन सा माध्यम है, सघन, डेंस या डेंसर, ये सघन माध्यम है। अब इस चीज को नोटिस कर लेना जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। जब प्रकाश की आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, ये हर पोजीशन में अप्लाई है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ध्यान देना, प्रकाश की किरण विरल से किस में आ रही है, सघन में, विरल से सघन में, तो हमेशा अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। होना तो ये चाहिए था कि ये बिल्कुल सीधी निकलती, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि माध्यम सेकंड दूसरा है, कांच है, वो इस प्रकाश की किरण की दिशा और इसका वेग दोनों ही क्या कर देगा, बदल देगा, वही तो अपवर्तन है। तो ध्यान रखना, अब ये चीज कंफर्म हो गई ना कि ये प्रकाश की किरण किधर झुकने वाली है, विरल से सघन में आती है ना, विरल से सघन में, और विरल से सघन में आ रही है, वायु से किस में आ रही है, कांच में आ रही है, तो हमेशा अभिलंब की तरफ झुक जाती है, झुक गई अभिलंब की तरफ। अब ये ऐसे चल रही है क्योंकि कांच में चल रही है। देखो इसको सीधा निकलना था ना, ऐसे आती है। एक्चुअल पोजीशन है इसकी ये वाली, एक्चुअल पोजीशन है ये वाली। ये एक्चुअल पोजीशन है, लेकिन ये किसकी तरफ झुक रही है, अभिलंब की तरफ, क्योंकि नियम है जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ऐसे आई तो किसकी तरफ झुकी, ये रहा अभिलंब, अभिलंब की तरफ झुक गई ना। हकीकत में ये ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे आ तो ऐसे रही है, लेकिन ऐसे नहीं निकलेगी क्योंकि इस कांच ने इसको अभिलंब की तरफ झुका दिया, क्योंकि कांच सघन माध्यम है किसकी तुलना में, वायु की तुलना में। अब ये ऐसे ऐसे चलेगी, चल रही है, ऐसे ऐसे चलेगी, फिर से माध्यम चेंज होने वाला है। अब ये कांच में चल रही है, वापस किस में जाने वाली है, वापस जाने वाली है वायु के अंदर। फिर से हमें यहाँ पर एक क्या डालना पड़ेगा, अभिलंब। फिर से क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे अभिलंब डालना पड़ेगा। माना ये अभिलंब कौन से पॉइंट पर मिल रहा है, ओ डैश पर, और इसका नाम है एन और एन डैश। अब सुनो,
वापस वापस प्रकाश की किरण क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले वायु से कांच में आई, अब कांच में से किस में जाने वाली है, वायु से। मतलब नोटिस करना, अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से वापस कौन से माध्यम में जाने वाली है, विरल माध्यम में। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। नोटिस कर लेना, अभी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की तरफ आती है, विरल से सघन में आई तो अभिलंब की तरफ आई। अब ऐसे ऐसे चल रही है, होना तो ये चाहिए था कि इसको ऐसे निकलना चाहिए था ना सीधा, लेकिन ऐसे नहीं निकलेगी क्योंकि अब चेंज हो रहा है माध्यम, ये सघन से वापस किस में जा रही है, विरल में, तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की तरफ हो जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो देखो ये अभिलंब है, अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हो गई। अभिलंब से क्या हो गई, दूर हो गई। इसको बिल्कुल ऐसे निकलना चाहिए था ना, लेकिन माध्यम चेंज हो गया, सघन से विरल में आई। और ये नियम है, जब सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर। देखो ये इसको देखो, ये अभिलंब के पास आ रही है, ये थी ना ओरिजिनल तो, लेकिन ये अभिलंब के पास आई। ये तो मैंने एक इमेजिन लाइन बनाई है। अब ये ऐसे निकलती है कि नहीं निकलती, ऐसे ऐसे, लेकिन अभिलंब से दूर हो गई क्योंकि सघन से किस में जा रही है, विरल में। तो अब देखो ये जो AB किरण है ना, ये तो कौन सी किरण है, आपतित किरण। और जब ये ग्लास में घुसी, अभी आपतित किरण थोड़ी है, इसका अपवर्तन हो गया। जैसे परावर्तन होने के बाद कौन सी किरण बनी थी, परावर्तित किरण, और अपवर्तन होने के बाद कौन सी किरण, आपतित किरण। तो इसको नाम दे दो, मान लो इस किरण का नाम है CD। क्या नाम है इसका, CD। और CD किरण कौन सी है, CD किरण है अपवर्तित किरण। ठीक है, अब ये वापस निकल गई, फिर आप बोलोगे सर ये आपतित है क्या, नहीं, अब ये निकल गई ना, अब ये निकल के जा रही है, तो इसको नाम दे दिया निर्गत किरण। तो मान लो इसका नाम है E और F। समझ में आई बात। प्रकाश की किरण डाली इस सतह पर तो अभिलंब की तरफ झुक गई, क्यों, क्योंकि विरल से सघन में आ रही है। फिर इसमें चल रही है, फिर से माध्यम चेंज होने वाला है, अभिलंब डालो, और अब जब सघन से वापस विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। आपतित किरण या अपवर्तित किरण, निकल कर जाने वाली निर्गत किरण। अब आप देखो ये दोनों किरणें एक दूसरे के समानांतर जा रही है। अब देखो इतना गैप लग गया, ये वाला गैप, समझ में आ रहा है। प्रकाश की किरण ऐसे आनी चाहिए थी, ऐसे, लेकिन इस ग्लास ने, इस कांच ने इस प्रकाश की किरण को इतना झुका दिया, इतनी इसकी दिशा क्या कर दी, इतनी दूर से होकर निकल रही है। अब तो इस माध्यम ने प्रकाश की किरण की स्पीड भी कम कर दी और इसकी दिशा को भी क्या कर दिया, बदल दिया। यानी कि अपवर्तन में प्रकाश की किरण की दिशा और वेग दोनों ही क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब देखो ये कोण बन रहा है यहाँ पे, याद करो जब हमने परावर्तन में पढ़ा था, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण। तो यहाँ पर भी वही है, आपतित किरण अभिलंब तो कोण आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण। फिर हमने परावर्तन में पढ़ा था अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण, लेकिन यहाँ पर परावर्तित किरण तो है नहीं, यहाँ पर कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। तो ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी कोण बन रहा है ये, और ये कौन सा कोण है, कोण R, ये भी कोण R है। ये अपवर्तन कोण है, वो परावर्तन कोण था, लेकिन दोनों R से आते हैं, वो रिफ्लेक्शन ये रिफ्रैक्शन, दोनों R से आते हैं। अब मुझे बताओ ये अपवर्तित किरण, यहां पर भी एक कोण बन रहा है, यहां पर भी एक कोण बन रहा है, किस नाम से बोलेंगे इस कोण को, तो आधे से ज्यादा बच्चे तो इसको आई बोलेंगे, लेकिन ये आई नहीं है, ध्यान रखना। ये कोण भी कौन सा कोण है, R। क्यों, ये कौन सी आकृति बन रही है, जेड आकृति, ऐसे बन रही ना, जेड आकृति। और जेड आकृति में जो कोण बनते हैं, ये R था तो ये R, क्योंकि कौन से कोण है, ये अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। ये भी R तो ये भी R, ठीक है। ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे, ये कोण है कोण E। कौन सा कोण है, E। और E का मतलब है निर्गत कोण, ये निकलने वाली किरण है ना, निर्गत किरण, और इसके ऊपर ही नाम दे दिया क्या, निर्गत कोण, ठीक है। ये है अपवर्तन। ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो, नोटिस कर सकते हो।
एक चीज और है, ये देखो आपतित किरण मैंने इस पृष्ठ पर तिरछी डाली है, अगर आपतित किरण इसके ऊपर बिल्कुल सीधी डाली जाए ऐसे, आपतित किरण बिल्कुल सीधी डाली जाए तो बताओ ये किस तरफ अपवर्तित होगी। तो ध्यान रखना, अगर आपतित किरण पृथककारी पृष्ठ दो माध्यमों के बीच वाले पृष्ठ पर 90 डिग्री के कोण पर डाली जाती है तो ये किधर भी विचलित नहीं होती है, ये बिल्कुल ऐसे सीधी निकलेगी, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे बिल्कुल सीधी निकलेगी। देखो क्योंकि यहां पर ये जो किरण है ना, ये किसका काम कर रही है, अभिलंब का काम कर रही है, यही आपतित किरण, यही अभिलंब और यही अपवर्तित किरण। तो अगर किसी पृथककारी पृष्ठ पर कोई आपतित किरण 90 डिग्री के कोण पर डाली जाती है तो उसका विचलन नहीं होता है, इट्स नॉट ए डिफ्लेक्शन, इसका कोई डिफ्लेक्शन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, सीधी निकलने वाली है बिल्कुल। बस अब ये जो भी किरण है, जो भी कोण है, उनके नाम लिख दो एक बार। देखो ए बी किरण कौन सी किरण है, ए बी आपतित किरण, कौन सी किरण है, आपतित किरण, ठीक है। सी डी किरण अपवर्तित किरण, कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। ई एफ किरण कौन सी है, ई एफ किरण है निर्गत किरण, निर्गत किरण, निर्गत किरण। कौन आई, कौन आई, अपवर्तन सॉरी आपतन कोण, आपतन कोण, कोण आर ये वाला सेम है। कोण आर कौन सा है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। कोण ई, कोण ई, कोण ई कौन सा कोण है, निर्गत कोण, ये हो गया निर्गत कोण। ये लो, सबके बारे में हमने बता दिया। एम डैश एवं एन डैश क्या है, अभिलंब है। बस तो ऐसे आप किसी भी प्रयोग के द्वारा अपवर्तन की घटना को समझा सकते हो। एक बार मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं। देखो अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन की घटना को समझने के लिए हमने एक प्रयोग किया है और इस प्रयोग में हमने सर्वप्रथम एक आयताकार ग्लास का स्लैब लिया है जिसको PQRS नाम दिया, जिसमें QR पृथककारी पृष्ठ है जिसको हम वायु काच पृष्ठ बोलेंगे। नीचे वाली जो सतह है, ठीक है, P और S, इसको हम कांच वायु पृष्ठ बोलते हैं। सबसे पहले QR सतह पर एक आपतित किरण डाली जाती है, यानी कि माध्यम फर्श पर आपतित किरण जाती है और जब आपतित किरण QR सतह पर मिलती है तो 90 डिग्री कोण पर क्या डाला जाता है, विलंब डाला जाता है, जिसको हमने M और M डैश नाम दिया है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और ये जब प्रकाश की किरण वापस से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यहाँ से अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर। यहाँ पर जो विलंब है वो है N और N डैश। तो प्रारंभ में जो आपतित किरण डाली गई थी AB, आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर नजर आती है। और जब QR सतह पर प्रकाश की किरण पृथककारी पृष्ठ पर 90 डिग्री के कोण पर डाली जाती है तो किरण कहीं पर भी विचलित नहीं होती है। ये लो, ऐसे प्रकाश की घटना को, प्रकाश के अपवर्तन वाली घटना को समझा सकते हो। तो अपवर्तन का मतलब तो हमने समझ लिया एक प्रयोग से भी। आई होप आपको अपवर्तन अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो ये अपवर्तन काम कहाँ पर आता है, आपको इस तरह समझ में तो आ गया अपवर्तन का काम। अब देखो अपवर्तन के बहुत सारे उपयोग है हमारी डेली लाइफ में अपवर्तन के। जैसे अगर किसी बर्तन में आप कोई सिक्का छोड़ देते हो तो सिक्का ऊपर उठा नजर आता है। कभी भी नोटिस करना, अगर हम पानी में खड़े होते हैं ना तो हमारी टांगे छोटी नजर आती है और टेढ़ी नजर आती है, क्यों, अपवर्तन के कारण। ठीक है, अगर किसी कांच के गिलास में, कोई भी ले सकते हो बर्तन, कांच के में दिख जाता है, कांच के गिलास में कोई पेंसिल रखते हो तो पेंसिल टेढ़ी नजर आती है। किसी भी बर्तन का पेंदा जो बॉटम होता है, तल, वो ऊपर उठा नजर आता है। सूर्य का 2 मिनट पहले सूर्योदय होना, 2 मिनट पश्चात भी सूर्यास्त नजर आना, यह भी किसकी घटना है, इंद्रधनु, सब अपवर्तन के कारण होता है। और अपवर्तन की कितनी घटनाएं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगा आगे आने वाला, किस पर, अपवर्तन की होने वाली घटनाओं पर। वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।